नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है और वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और पहली खबर झारखंड से, जहां रोजगार के लिए अफ्रीकी देश माली में काम करने गए 33 मजदूर वहां पर फंस गए हैं। इनमें ज्यादातर मजदूर हजारीबाग और गिरिडीह के हैं। इन मजदूरों को 3 महीने से वेतन नहीं मिल सका है। वहीं जो बिचौलिया उन्हें लेकर माली गया था, वो भी कोई मदद नहीं कर रहा है। पीड़ित मजदूरों ने माली से सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर केंद्र और झारखंड सरकार से उन्हें वापस बुलाने की गुहार लगाई है। मजदूरों ने वीडियो संदेश में कहा है कि दलाल ने उन्हें झांसा देकर अफ्रीका भेजा था, साथ ही भेजते समय वेतन और अन्य सुविधाएं दिलाने की बात कही थी, लेकिन 3 महीने का तो वो वेतन भी नहीं दिया गया है। इस वजह से उनके सामने खाने पीने की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। मजदूरों ने बताया कि फोन पर बात करने पर उन्हें धमकी दी जा रही है। सभी मजदूर काफी डरे और सहमे हुए हैं। वीजा कलपत्रों का दिया गया था, तो आज आप लोगों को क्यों नहीं हेल्प कर रहे हैं? तो इसमें कंपनी वालों ने हम लोग पे कोई बात नहीं कर रहा है। आज हम लोग के पास ना खाने का कुछ सामान है और न किसी प्रकार से और किसी चीज का। हम लोग सभी लोग एक रूम में सभी लोग रह रहे हैं किसी तरह और खाना खा रहे हैं, जो कि एक दिन के लिए राशन बचा हुआ है। अतः आप सभी मीडिया प्रभारी एवं भारत सरकार एवं झारखंड सरकार से अपील है कि हम लोगों को वतन वापसी की जाए और वीजा। और इस पूरे मामले में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि मामले में संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई का निर्देश राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को दिया गया है। उन्होंने कहा कि झारखंड के श्रमिक जहां कहीं भी रहें, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की ही है। तो ये ट्वीट सत्यानंद भोक्ता ने अपने ट्विटर हैंडल से किया है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि झारखंड के श्रमिक जहां कहीं भी रहे, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। और बड़ी खबर रोहतास से सामने आ रही है, जहां डेरी अनुमंडल के डीलिया गांव में एक पॉलिटेक्निक छात्र की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने छात्र पर चाकू से 17 बार वार किया। हत्या का कारण आपसी रंजिश बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल में भेज दिया। मृतक का नाम प्रिंस कुमार है, जो जयपुर गांव के मुकेश कुमार सिंह का पुत्र है। बताया ये जा रहा है कि छात्र घर में अकेला था और घर में ही घुसकर उसकी हत्या की गई है। वहीं गोपालगंज में दबंगों की पिटाई से परेशान एक दलित युवक ने आत्महत्या कर ली। बताया ये जा रहा है कि दबंगों ने एक युवक पर एक दुकान से बिस्किट चोरी का आरोप लगाकर उसे कमरे में बंद कर दिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। मामला गोपालपुर थाना क्षेत्र के नरहवा गांव का है। युवक को थाने पर भी ले जाया गया, लेकिन बाद में बेगुनाह साबित होने पर उसे छोड़ दिया गया। पिटाई और अपनों से युवक बेहद परेशान था और उसने बीती रात गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। परिवार के लोग युवक को फंदे पर झूलता देख उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अभी तक परिजनों की ओर से थाने में लिखित शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है, लेकिन पुलिस ने आत्महत्या की जांच शुरू कर दी है। अब चोरी का तो ये कैले बा। कहाँ चोरी भइल रहे? दुकान में। अच्छा, फिर तो घरे लिया के छोड़ दिया लोग, अब मरबो कैल। थानों पर ले गए लोग? थानों पर ले गए रहे। तब तो फांसी लगा के वही के डरे मर गए। वहीं समस्तीपुर पुलिस ने आरजेडी नेता और पैक्स अध्यक्ष विजय हत्या के मामले के खुलासे का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक विजय महतो की हत्या 3 लाख रुपए के लिए की गई थी और मर्डर करने के बाद आरोपी तौकीर अहमद लुधियाना चला गया था, लेकिन जांच में सब कुछ साफ हो गया। विजय महतो की हत्या 15 दिसंबर को की गई थी और उनका शव एक पोखर से बरामद किया गया था।
उसके बाद ये मिर्चा का पाउडर घुंडी वगैरह लेके गया था, पहले आँख पे मारा और फिर रस्सी भी था, रस्सी से खींच के मतलब अर्ध विक्षिप्त टाइप से कर दिया, फिर उसके बाद जो है चाकू से ले जाके गला रेत की हत्या कर दी। और राजधानी पटना में सर्दी का सितम जारी है। पछुआ हवाओं ने एक बार फिर से राजधानी पटना समेत पूरे राज्य में कनकनी बढ़ा दी है। सुबह से ही पटना के मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। घना कुहासा और कनकनी से लोग परेशान हैं। हालांकि 2-3 दिनों से लोगों को ठंड से कुछ हद तक राहत मिली जरूर थी, लेकिन आज एक बार फिर सर्द हवाओं ने कपकपी बढ़ा दी है। पटना के मौसम का जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार ने। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में एक बार फिर से ठंड ने लोगों को कपकपी का एहसास कराया है। इस वक्त की तस्वीर राजधानी पटना की है, जहां पर सुबह में सड़कों पर धुंध आपको दिखाई दे रहा होगा, दूर दूर तक देखिए फॉग है एक तरीके का ये। और निश्चित तौर पर पिछले 2-3 दिनों से लोगों ने राहत महसूस की थी, लेकिन एक बार फिर से अगर आप सुबह में पटना में सड़कों पर निकले हैं तो आपको ठंड जो है अपनी उपस्थिति का एहसास जरूर करा देगी। दरअसल सर्द पछुआ हवा चलने से मौसम में बदलाव आया है और पटना समेत पूरे राज्य में कनकनी जो है वो बढ़ गई है। अगर पटना की बात कर ले तो यहाँ 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा जो है वो चल रही है। हाल के दिनों में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई बारिश और ओला गिरने से वायुमंडल में अभी भी नमी जो है वो बरकरार है और पूरे राज्य में पछुआ हवा सतह से 1.5 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ है, जिसके प्रभाव से अगले 2-3 दिनों तक बताया जा रहा है कि न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। और प्रदेश के दूसरे अलग अलग हिस्सों में मध्यम और घना कोहरे छाए रहने की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटे में राजधानी पटना की अगर बात करें तो तापमान में सामान्य से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री नीचे यानी 19-19.5 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज़्यादा 10.4 डिग्री दर्ज किया गया है। हालांकि सामान्य से 5 डिग्री की गिरावट के साथ गया का अधिकतम तापमान 18 डिग्री दर्ज किया गया है और सामान्य से 3 डिग्री ज़्यादा 11.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तो कुल मिलाकर अगर मौसम की बात कर ले तो मौसम जो है उसमें एक बार फिर से बदलाव आया है और निश्चित तौर पर आज पटना में लोगों को महसूस भी हो रहा है। सड़कों पर लोग निकल रहे हैं, लेकिन गर्म कपड़े के साथ फिर से पिछले 2 दिनों में लोगों ने राहत महसूस की थी, लेकिन एक बार फिर से ठंड ने लोगों को एहसास कराया। और पहले से पूर्वानुमान में बताया भी गया था कि मकर संक्रांति के बाद 2-3 दिनों तक ठंड का इसी तरीके से असर रहेगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बिहार में कड़ाके की ठंड लगातार जारी है, मगर ठंड के बीच भी पुलिस वाले कोरोना और कानून व्यवस्था को लेकर मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ सर्द रात जिसमें लोग चैन की नींद सो रहे होते हैं, उसी वक्त एसएसपी बाबूराम मोर्चा संभालने देर रात भागलपुर की सड़कों पर नजर आते हैं, एकदम सादे लिबास में। ये जानने के लिए कि रात में शहर की पुलिस किस तरह काम करती है, ये जानने के लिए लोगों के साथ पुलिस का रवैया रात में कैसा होता है, एसएसपी बाबूराम सबसे पहले रात से 12:30 बजे इशाकचक थाना पहुंचे। सादे लिबास में देर रात थाने पहुंचे एसएसपी को महिला जवान पहचान नहीं सकी, लेकिन इशाकचक थाना की पुलिसिया व्यवस्था और जवानों की कार्यशैली से एसएसपी बेहद खुश नजर आए। पूरी तरह से तत्पर हैं कि पुलिस को एकदम पब्लिक फ्रेंडली बनाया जाए और चाहे जो भी वर्कलोड हो, जो भी परेशानी हो, लेकिन पब्लिक के साथ अच्छे से व्यवहार करना है, अच्छे से बात करनी है। वहीं एसएसपी बाबूराम इशाकचक थाना के निरीक्षण के बाद सीधे रात के 12:45 पर जोगसर थाना पहुंचे, जहां ड्यूटी में तैनात एसआई हितनारायण सिंह से उन्होंने एक आम लोगों की तरह गाड़ी चोरी की शिकायत की। फिर तो आम लोगों के साथ एसआई हितनारायण सिंह का रवैया कैसा होता है वो जग जाहिर हो गया। सादे लिबास में एसएसपी को नहीं पहचान सके एसआई को फटकार लगाई गई। चोरी होता है तो उसको मोबाइल छीनाता है। यहाँ तो कोई पुलिस अरे साथ में लेकर जाते जहाँ गए थे। हमको तो नहीं लगता है कि यहाँ से आपका गाड़ी चोरी हुआ है। कहीं गाड़ी छोड़ कर आइएगा, यहाँ कहिएगा कि चोरी हो गया। हाँ, कहीं कैमरा है दिखाई बना रहे हैं। कौन सी बना रहे हैं? वीडियो कौन सी बना रहे हैं?
सर फोटो खींच रहे थे तो हम भी सोचे सर बनवाएं। रखिए उसको नीचे कीजिए मोबाइल। अरे साथ में लेकर जाते जहां गए थे। हमको तो नहीं लगता है कि यहाँ से आपका गाड़ी चोरी हुआ है। कहीं गाड़ी चोरी कराइएगा, यहाँ कहिएगा कि चोरी हो गया। हाँ, कहीं कैमरा है, दिखाई देगा। आज 6-7 थाना पे हम लोगों ने विजिट किया अभी रात में, तो एक जोगसर थाना को छोड़ के बाकी सभी थाना पे संतरी भी ड्यूटी हम लोगों को मुस्तैद पाए और ओडी पदाधिकारी में भी सब लोग मिले हम लोगों को। और जो भी हमने शिकायत की मोटरसाइकिल चोरी की या रास्ते में कुछ गुंडा एलिमेंट के द्वारा गाली गलौज करने की, तो सब लोगों ने प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्स किया, अच्छे से बिहेव किया। वहीं नौकरी की आस लगाए बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। शिक्षा विभाग ने आज से 1200 नियोजन इकाइयों के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है। 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के छठे चरण में इन 1200 नियोजन इकाइयों के लिए 12,495 पदों पर काउंसलिंग शुरू हो रही है। अगले 28 जनवरी तक काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी। कोरोना के मद्देनजर काउंसलिंग केंद्र पर केवल अभ्यर्थियों और नियोजन प्रक्रिया के प्रतिनिधियों को ही प्रवेश करने का मौका मिल सकेगा। कब और किस तरीके से चलेगी काउंसलिंग की प्रक्रिया, इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आज का दिन बेहद खास है। राज्य में 94,000 प्राथमिक शिक्षकों के लिए आज से काउंसलिंग का काम जो है वो शुरू हो रहा है। दरअसल नियुक्ति के जो छठे चरण में बचे हुए 1200 नियोजन इकाइयों के 12,495 पद हैं, उनके लिए काउंसलिंग शुरू हो रही है। जिला और प्रखंड मुख्यालयों में आज से जो काउंसलिंग शुरू हो रही है वह अगले 28 जनवरी तक चलेगी। काउंसलिंग केंद्र पर केवल अभ्यर्थियों और नियोजन प्रक्रिया के प्रतिनिधियों को ही प्रवेश करने का मौका मिल सकेगा। चूंकि ये कोरोना का काल है और फिलहाल नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है और कोरोना से बचने के लिए तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और इन सब के बीच नियोजन इकाइयों में आज से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। शिक्षा विभाग द्वारा काउंसलिंग प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने और कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश भी सभी जिलों को दिया गया है। जो निर्धारित काउंसलिंग शेड्यूल है उसके अनुसार आज से नगर निकाय नियोजन इकाई के सामाजिक विज्ञान विषय में कक्षा 6 से 8 के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जिला मुख्यालय में शुरू होगी। 18 जनवरी को जिला मुख्यालय में गणित, विज्ञान और भाषा में कक्षा 6 से 8 के लिए और 19 जनवरी को जिला मुख्यालय में ही कक्षा 1 से 5 के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जाएगी। 22 जनवरी को प्रखंड नियोजन इकाई के सामाजिक विज्ञान विषय में कक्षा 6 से 8 के लिए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग तय की गई है, जबकि 24 जनवरी को जिला मुख्यालय में गणित, विज्ञान और भाषा विषय में कक्षा 6 से 8 के लिए और 25 जनवरी को जिला मुख्यालय में कक्षा 1 से 5 के लिए काउंसलिंग होनी है। जबकि 28 जनवरी को पंचायत नियोजन इकाई की कक्षा 1 से 5 के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रखंड मुख्यालय में आयोजित की जाएगी। तो पहले से ये सारा शेड्यूल जो है वो फिक्स कर दिया गया है और तमाम तरह की बातें चल रही थी कि क्या वाकई में जिस तरीके से कोरोना का ये पीरियड है तो काउंसलिंग होगी नहीं होगी, लेकिन शिक्षा मंत्री लगातार अभ्यर्थियों को आश्वस्त कर रहे थे कि अगर सामान्य परिस्थितियां रही और हद तक नियंत्रण भी रहा कोरोना को लेकर तो जो काउंसलिंग है वो समय पर शुरू कर दिया जाएगा। और निश्चित तौर पर सरकार के इस फैसले के बाद आज जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए बेहद खास दिन, उनके लिए खुशी का दिन, एक बार फिर से उन्हें काउंसलिंग में शरीक होने का मौका मिल रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर नालंदा से सामने आ रही है, जहां छोटी पहाड़ी में 2 और लोगों की मौत की खबर सामने आई है। जहरीली शराब से अब लोगों की मौत की संख्या 11 नहीं बल्कि 13 हो गई है। अस्पताल में इलाज के दौरान 2 और लोगों की मौत हुई, जिनका नाम दीपक पासवान और श्याम कुमार बताया जा रहा है। तो नालंदा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छोटी पहाड़ी में 2 और लोगों की मौत की खबर सामने आई है। दरअसल अभी इस पूरे मामले को लेकर आशंका ये जाहिर की जा रही है कि जहरीली शराब से ही इन लोगों की मौत हुई है और कुल मिलाकर 13 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है।
और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है? 13 लोगों की मौत अब कुल मिलाकर हो गई, क्या कुछ प्रशासनिक कार्रवाई आगे बढ़ पाई है? जी बता दूं कि कल 11 लोग की मौत हुई थी, लेकिन आज 2 लोग और बढ़ने की जो संख्या है बढ़ोतरी हो गई है, जिसमें दीपक पासवान है जो जिसे बताया जा रहा है कि पटना के निजी अस्पताल में मौत हुई है, जबकि श्याम कुमार है जो बिहार से स्थित निजी अस्पताल में मौत हुई है। तो इस तरह से कहा जाए तो लगातार मौत की संख्या जो बढ़ती जा रही है, और इतना ही नहीं, पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसमें आज मुख्य धंधेबाज है कारू, उसे गिरफ्तार कर लिया है थाना से। जी अभिषेक, 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई, कल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और आज कुल मिलाकर 7 लोग गिरफ्तार किए गए। ऐसे में और क्या कुछ जानकारी उन गिरफ्तार लोगों से मिल पा रही है? क्या किसी बात का खुलासा हो पाया है? जी बता दूं कि फिलहाल जो गिरफ्तार हुए हैं किसी भी तरह से जो सूचना है पुलिस को नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि पुलिस जो मुख्य धंधेबाज है सुनीता देवी, उसे गिरफ्तार करने के प्रयास में जुटी है, क्योंकि मुख्य धंधेबाज सुनीता देवी है, वही जो है बाहर से शराब मंगाकर जो है कि यहाँ मार्केट में जो सप्लाई करती थी और इसी से इन लोग खरीद कर पीते थे। जी अभिषेक, क्या कुछ और लोग भी बीमार है? क्योंकि इस बात की भी जानकारी सामने आई थी कि कई लोग घर में छुपकर अपना इलाज करा रहे थे, तो क्या कई अन्य लोग भी ऐसे हैं जो छिपे हुए हैं इस वक्त घर में और उनकी जानकारी नहीं मिल पा रही? जी बता दूं कि हम पूर्व से ही बता रहे थे कि कई लोग हैं जो अभी भी छुपे हुए हैं और छुप कर इलाज करा रहे हैं, और यही कारण है कि जो मौत की संख्या बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी भी 6 लोग हैं जो अभी अस्पताल में भर्ती है, जिसमें 4 सदर अस्पताल में है तो 2 निजी अस्पताल में है। लेकिन इसमें और है कि जो कई ऐसे जगह है जहां पर जो है अब यहाँ से छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाकर इलाज करा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि जो छुप कर इलाज कराने के जो मामला है उसका कारण मौत की संख्या भी बढ़ती जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए। तो नालंदा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां कुल मिलाकर 13 लोगों की मौत की खबर अब सामने आ रही है। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अवैध शराब का धंधेबाज कारू गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने अस्थावा इलाके से इसे गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नालंदा से छोटी पहाड़ी में लोगों की एक के बाद एक जहरीली शराब के सेवन से मौत हो रही है, और इसी मसले को लेकर लगातार पुलिस छानबीन कर रही है, तफ्तीश कर रही है, और इसी कड़ी में अवैध शराब का धंधेबाज कारू गिरफ्तार किया जा चुका है। और इस वक्त हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है? कारू की गिरफ्तारी की जा चुकी है, कारू कौन है, इसकी पूरी जानकारी दें। जी बता दो कि जो कारू है सुनीता देवी का ही धंधेबाज का दूसरा रूप है, जो उससे छोटा है, लेकिन जो जिस तरह से इन लोग जो पहाड़ पर जो हिरण्य पर्वत है उसकी वहां पर घर बनाकर जो है रहकर इन लोग शराब के धंधे करते थे। और सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग लगातार शराब के धंधे में लिप्त हैं, कई बार गिरफ्तारी भी हुई थी, उसके बाद भी इन लोग आदत में सुधार नहीं लाए, और इसका नतीजा है कि आज कई लोग की मौत करनी पड़ी। अभिषेक, क्या सुनीता की गिरफ्तारी की जा चुकी है? जी फिलहाल सुनीता की गिरफ्तारी नहीं हुई है, और सुनीता की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर छापेमारी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो अवैध शराब का कारोबार कारू गिरफ्तार किया जा चुका है, और कुल मिलाकर जहरीली शराब के सेवन से अब 13 लोगों की मौत नालंदा में हो गई है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। बुलडोजर का भारी भरकम